आपके बोर्ड के पेपर का ऑलमोस्ट 25% एमसीक्यूज होता है इफ़ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट, और फिर कई स्टेट बोर्ड्स में तो 40-50% तक एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। एक तरफ ये फैक्ट है और दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि जब आपने प्री बोर्ड दिया होगा, आपने ये चीज़ एसेस की होगी कि शायद आप आंसर्स फिर भी लिख पा रहे हो बट एमसीक्यूज बहुत गड़बड़ हो रहा है। जब हम आंसर्स भी चेक करते हैं हमारे टेस्ट के बच्चों के, तो उसमें उन्होंने 3 मार्कर 8 मार्कर बराबर लिखा होता है, सोर्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट एमसीक्यूज में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो ऐसे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं जिनकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है, ब्रेक नहीं लिया उन्होंने बीच में। और इस वजह से हमने इस T20 सीरीज में एक एपिसोड एमसीक्यूज का भी ऐड किया है ताकि आपकी एमसीक्यूज की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। इस एपिसोड में क्या करने वाले हैं, वी विल कवर टॉप 100 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द लास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यूज, जब से एमसीक्यू सीबीएसई की हिस्ट्री में ऐड ऑन हुए हैं। तो ये वीडियो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी जहाँ पे भी एनसीईआरटी के बेसिस पे एमसीक्यूज निकाले जाते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर टाइप के एमसीक्यूज को मैंने शामिल किया है, चाहे वो सिंपल वन लाइनर्स हो, आपके मैच के सवाल हो, अरेंजमेंट का सवाल हो, स्टेटमेंट के सवाल हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो। तो इसमें आप केवल एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप असर्शन रीजन कैसे सॉर्ट करना वो देखेंगे, कैसे हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को, मैच बेस्ड क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉर्ट कर लेते हैं वो देखेंगे। और इन सब के अलावा जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चलूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप चैप्टर्स को भी साथ ही साथ रिवाइज करते रहो। सो इन शॉर्ट दिस एपिसोड इज अ कंप्लीट पैकेज। मैंने एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज नहीं रखा है, रैंडम रखा है, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस इज टू ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे देख रहे हो, हर एक एमसीक्यूज के बाद पॉज करना और अपने हिसाब से मेरे जवाब देने से पहले आंसर अटेम्प्ट करना। फर्क नहीं पड़ता कि बाकी बच्चों ने क्या लिखा है, तुम्हारा एक एक आंसर इस पूरे 100 एमसीक्यूज का आना चाहिए, एंड दैट विल बी एन एग्जांपल कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। तो क्वेश्चन पॉपअप होता है, वीडियो पॉज करो, एमसीक्यूज का जवाब दो, आगे देखेंगे। और बाकी फिर सारे सही आंसर्स मैं पिन कर दूंगा कॉमेंट बॉक्स में, बाद में मिला लेना। एंड कमिंग टू द पीडीएफ, हमारे ऐप को डाउनलोड करो या वेबसाइट से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, फ्री नोट्स में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर चैप्टर वाइज टेस्ट देना है एमसीक्यूज के, तो वहां पे तुम्हारे पास फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ मी सुधांशु गेटिंग स्टार्टेड विद दिस एपिसोड ऑफ T20 सीरीज, एंड जैसे कि हमारी परंपरा है, वी हैव टू डेडिकेट ईच वीडियो टू अ सेपरेट क्रिकेटर। तो आई वुड डेडिकेट दिस वीडियो टू डेल स्टेन। मेरे हिसाब से T20 और ओडीआई, इवन टेस्ट में भी, टेस्ट में तो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है डेल स्टेन का। मैं जब आईपीएल देखना मैंने शुरू किया था, डेल स्टेन वाज द बॉलर जो कि डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर हैदराबाद को 20 ओवर में 120-30 रन आसानी से डिफेंड करके दे देते थे। उनके साथ भुवी भी होते थे। सो दैट वाज अमेजिंग पेयर। बड़े बड़े बैट्समैन को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू डेल स्टेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। सो पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सीबीएसई में काफ़ी फेवरेट जॉनर है, 2-3 सवाल तो हर बार पूछते हैं। 2 क्लू यहाँ पे दिया है। उन्होंने अपने आप को यूनिक ब्राह्मण और डिस्ट्रॉयड ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय कहा। यहीं पे आप समझ जाइएगा कौन रूलर है, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंटर मैरिज नहीं करूंगा दूसरे वर्णों के लोगों के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने शकों के साथ कर लिया जो कि वर्ण सिस्टम के बाहर ही आते थे। ये रूलर कौन है? पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। देखो, जब भी इस टाइटल की बात आती है ना, ये सातवाहन रूलर है। जब भी यूनिक ब्राह्मण की बात आएगी, ऑब्वियसली ब्राह्मण डायनेस्टी भी सातवाहन डायनेस्टी थी, तो ये सारे वैसे तो सातवाहन रूलर है, बट यहाँ पे जो रूलर है दैट इज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। 2-3 चीजें याद रखना, ये टाइटल याद रखना। ये भी टाइटल उन्होंने लिया था कि मैं एक बहुत यूनिक ब्राह्मण हूँ और मेरा काम है स्ट्रिक्टली वर्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन होता क्या है, इन रियलिटी उन्होंने अपने एक रिलेटिव की शादी, शायद कहते हैं उनकी बेटे या बेटी की शादी होती है रुद्रदमन के परिवार में, जो कि शक रूलर थे। और एज पर द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, जो शक है वो बाहर से आए थे, तो वो तो मलिक हो गया, वर्ल्ड सिस्टम के बाहर ही आ जाते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन द फर्स्ट सेंचुरी सी? ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है कंसिस्टेंटली डिफरेंट पीवाईक्यूज में। यौदयास, पार्थियंस, गुप्तास, कुशाना। देखो, यौदयास और पार्थियंस ने तो गोल्ड कॉइन किया भी नहीं था, गुप्ताद और कुशानों ने किया था, लेकिन सबसे पहले कुशानों ने किया था। सो कुशान विल बी द राइट आंसर, ये हमारा सही जवाब होगा। और जब भी फर्स्ट सेंचुरी की बात आती है तो कुशानों का उस जमाने में शासन था, और गुप्ता तो बहुत बाद में आते हैं, 4वीं शताब्दी में आते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है, एक तरफ साइड्स हैं और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, हमको सारा साइड नहीं मिलाना, पहला मिला लो।
मोस्ट ऑफ द टाइम पहले मिलाने से आपका काम हो जाएगा। लूथल क्या था भाई? कार्डेलियन का सोर्स था। तो 1 का बी, ये तो कन्फर्म हो गया। अब 1 का बी किसमें है? केवल और केवल ए में है, ना तो बी में है, ना सी में है, ना डी में है। सो हमारा आंसर केवल ऑप्शन ए हो सकता है। क्योंकि अब जब शुरुआत ही गलत हो रही है तो बी, सी, डी तो कभी आपका करेक्ट पेयर बना नहीं सकते। तो इस बेसिस पे आप एलिमिनेशन लगाओ। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो, अरेंजमेंट का सवाल देखो, मैच के सवाल देखो, तुरंत लगाओ एलिमिनेशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगैमी? एंडोगैमी मतलब एक ग्रुप के अंदर शादी करना, चाहे वो आपका गोत्र हो, आपका कास्ट हो, आपकी कम्युनिटी हो। सो मैरिज विदिन अ किन ग्रुप इज एंडोगैमी, मैरिज आउटसाइड द किन ग्रुप इज एक्सोगैमी। अब आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि एक्सोगैमी या एंडोगैमी में से भीम और हिडिंबा की जो शादी होती है वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, एंडोगैमी का या एक्सोगैमी का। एंड मैंने शायद पिछले वाले में ऑप्शंस एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था। यहाँ पे कालीबंगन क्या हो जाएगा भाई? कालीबंगन में प्लॉट फिल के एविडेंस मिले हैं तो 2 का सी। नागेश्वर में शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, इसके अलावा बालाकोट में भी बनाए जाते थे तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 4 का ए वो भी सही है और 3 का आपका डी हो गया, वाटर रिजर्वायर यहाँ पे मिला धोलावीरा में, बहुत बड़ा सेटलमेंट था ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट हीरिया कैनाल? 4 डायनेस्टीज थी। हीरिया कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको नदियों के रिजर्वायर से जो है पानी लाना है शहरों में, तो उसके लिए संगम डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था हीरिया कैनाल को। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो डायनेस्टीज थी उनमें ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता है हीरिया कैनाल को बनवाने का। ऑब्वियसली कैनाल तो बनवाते होंगे, हीरिया कैनाल जो बहुत क्रूशियल था वो इन्होंने बनवाया था संगम वालों ने। ये स्टैचू आपके सामने, आपको बताना है कि ये स्टैचू किसकी है। ये किसी गुप्त राजा की है, मौर्य राजा की है, कुषाण राजा की है, चोला राजा की है। यहाँ पे इस सवाल के साथ आपको ये भी बताना है। और जब भी एक्स्ट्रा आंसर दो ना, जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन के बीच में, तो हमेशा क्वेश्चन का नंबर जरूर रेफर कर देना। 6th में आपको ये तो बताना है कि ये कौन से रूलर है। तो ये है कुषाण रूलर। वैसे सर तो नहीं है लेकिन माना जाता है कि कनिष्क हैं। तो कुषाण रूलर में कनिष्क बहुत फेमस रूलर हुए थे। और ये मूर्ति कहाँ पे मिली है वो भी बताना इन द कमेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इमेज होती है ना तो वो कहाँ पे मिली है, अगर वो किसी फेमस पर्सनैलिटी का स्टैचू है और कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन है तो वो जगह याद रख लेना हमेशा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है? बाणभट्ट प्रयाग प्रशस्ति नहीं लिखते हैं क्योंकि हर्षवर्धन के ज़माने की है और प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत पहले समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। चड़क वॉज अ मेडिसिन प्रैक्टिशनर, तो ये तो वैसे भी लिटरेचर नहीं लिखेंगे। हरिशेन लिखते हैं समुद्रगुप्त के लिए संस्कृत में। तो ये प्रशस्ति बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसमें बड़ाई की जाती थी, प्रशंसा जो है उससे वो डेराइव्ड है। तो उसमें समुद्रगुप्त की ये तुलना करते हैं डिफरेंट देवी और देवताओं से, सॉरी। और दैट वाज सॉर्ट ऑफ एक सेलिब्रेटिव टेक्स्ट माना जाता है। एक्चुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डाउट हो सकता है आपको जब देवताओं से कंपेयर किया जा रहा है तो। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने एक कोट है, बी लैम्प अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। इस टाइप के कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चैप्टर 13, चैप्टर 11 पढ़ना महात्मा गांधी और चैप्टर 12, उसमें बहुत सारे ऐसे कोट है जो आपको जानना जरूरी है। उसके मतलब ऐसे ही पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको किसने कहा था। इफ़ यू वांट कि अगर मैं इस पे अलग वीडियो बना के डालूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसमें बुद्धा ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा भी पूछा जा सकता था यहाँ पे, अगर बुद्धा का मेंशन नहीं होता तो पूछ सकते थे कि किसने कहा। लेकिन ये कह दिया कि बुद्धा ने ये कहा, तो क्या है इसका एसेंस क्या है? बुद्धा ये कह रहे हैं कि आपको खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है और देखो कि आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे वन शुड फोकस एंड एक्सप्रेस फीलिंग, बिल्कुल नहीं। स्प्रेड रिलीजन एवरीवेयर, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य की बात यहाँ पे इम्प्लिसिट तौर पे तो की नहीं जा रही है, ना ही खुले तौर पे की जा रही है, तो ये भी गलत है। वन शुड करेक्ट टू द इनर बीइंग, ये सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है इन चारों में से, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कि आप अपने आप से करेक्ट हो और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, योर कंडक्ट्स, योर बिहेवियर वो अच्छे होने चाहिए। Next question, the local merchants of Vijayanagar Empire who participated in the trade of horses were called? गजपति रूलर्स को कहा जाता था। महानायक, नरपति, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स हैं। कुदिरे चेट्टी ऐसी कम्युनिटी थी जो हॉर्स ट्रेड में इन्वॉल्व होती थी। कुदिरे का मतलब होता है हॉर्सेस और चेट्टी का मतलब व्यापार करने वाले लोग, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हॉर्सेस का व्यापार ये करते थे अरब से और तुर्कों से, ये दोनों जो है बहुत अच्छा हॉर्स इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे विजयनगर में। यहाँ पे आपके सामने सीक्वेंस वाला सवाल है। 4 चिश्ती सिलसिले के संत हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड पे 4 हुआ है। यू हैव टू अरेंज देम एज पर द सीक्वेंस। यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगाएंगे। देखो, जब भी हम चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं ना, सबसे पहले आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको आप शेख मोइनुद्दीन शिज़्ज़ी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत इन्हीं से होगी। तो पहला हमारा होना चाहिए 4। पहला 4 किसमें? केवल ऑप्शन डी में। सो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसके अलावा किसी और में होता तो फिर उन दोनों में से चुनते। तो राइट सीक्वेंस वुड बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके उनके बाद आते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज-शकर। इन चारों में से वैसे तो डायरेक्टली इनके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख फरीदुद्दीन गंज-शकर के बाद आएँगे शेख निज़ामुद्दीन औलिया और इनके बाद आएँगे शेख नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी। सो 4, 2, 1 एंड 3 दैट इज़ द राइट सीक्वेंस।
एलिमिनेशन ने काम बहुत आसान कर दिया, बहुत कम समय में हम ये सॉर्ट कर पाए। अगला सवाल, यहाँ पे असर्शन रीजन का सवाल है। एक तरफ स्टेटमेंट है असर्शन का, दूसरी तरफ रीजन का स्टेटमेंट है। यू हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शन। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक, द हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टिल डेट। जब भी आप असर्शन रीजन का सवाल अटेम्प्ट करो, सबसे पहले फेज में ये देखना कि असर्शन और रीजन दोनों फैक्चुअली सही है या नहीं है। अगर फैक्चुअली सही है तो ए और बी में से कोई जवाब होगा, अगर गलत है तो सी और डी में से कोई जवाब होगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप अब ये है कि रीजन को एक बेस मानो कि क्या अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं होता तो असर्शन आ पाता। जैसे अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप नहीं आते, आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो आपके पेरेंट्स नहीं आते। ऐसे ही अगर रीजन के आने के वजह से ही असर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो ऑप्शन ही है, क्योंकि देन द रीजन जस्टिफाई असर्शन। अगर रीजन एग्जिस्ट ना भी करता तो भी असर्शन एग्जिस्ट करता, तब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसिफर्ड है, नहीं पता लगाया जा सका, इस वजह से इसे एनिग्मेटिक कहते हैं, मिस्टीरियस कहते हैं। तो रीज़न अगर ना आता तो शायद हम असर्शन में ये नहीं कह सकते थे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है एनिग्मेटिक है, डिफिकल्ट कह सकते थे, बट एनिग्मेटिक कहना तो जस्टिफिएबल नहीं होता। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। यहीं पे अगर इस रीज़न के स्टेटमेंट में हम हड़प्पन सील के बारे में बात कर देते, तो कायदे से तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ सील की बात हो रही है या स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न के आने से असर्शन को और असर्शन के रहने से रीज़न को, तो उस केस में ऑप्शन बी हमारा जवाब होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यू हैव टू चेक अप कि क्या रीज़न की वजह से असर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपके सामने सो कॉल्ड सीक्वेंस प्रोग्रेशन का सवाल है। किताबुल हिंद अलबरूनी रिहाला डैश, मतलब किताबुल हिंद का जो रिलेशन अलबरूनी से है, रिहाला का वो रिलेशन किसके साथ होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑथर और किताब की बात है, तो किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है, तो रिहाला किसने लिखा है वो आपको बताना है। इब्न बतूता। अगर आप हमारे एमसीक्यूज को देखेंगे ना, जो मैं रैंडमली भी कराता हूँ, विच आर नॉट मेड अप पीवाईक्यूज, तो उसमें मैं ऐसे सवाल डालता हूँ। आज के समय में सीयूटी अगर आप देने जाएँगे और इवन बोर्ड्स में अगर आप बैठते हैं सीबीएसई में, तो ऐसे सवाल काफ़ी कॉमन है। सीयूटी में तो पूछा ही जाता है। तो इन केस इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सीयूटी, यू कैन चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज़। अगर आपको केवल टेस्ट लेना है तो टेस्ट सीरीज़ ले लो, अगर आपको सिलेबस शुरू से कवर करना है, चेकअप आवर बैचेस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे सबसे तगड़े बैचेस हमारे पास है इन द कॉम्बोज एंड इन द सिंगल पैक एज़ वेल फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट। जीएटी से लेकर डिफरेंट ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो शुरुआत में ही आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। यू कैन कवर द सिलेबस ऑन योर ओन, और फिर जो लाइव क्लासेस हैं वो बोर्ड के बाद से शुरू होंगी, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो इब्न बतूता वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे एक तरफ रेबल्स रेबल्स लीडर हैं, रेबल्स क्यों कहेंगे, रिवॉल्यूशनरी लीडर था, दूसरी तरफ उनका सेंटर ऑफ लोकेशन है। ये मैच समझ लो यहाँ पे मिलाया हुआ है, एक इमेजिनरी है, इतनी गलतियाँ बोर्ड करता था पहले। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही मिलान है। दिल्ली से तो नाना साहब नहीं थे, कुंवर सिंह भी कानपुर से नहीं थे, आरा से बहादुर शाह नहीं थे, दिल्ली से थे तो लखनऊ से ब्रजेश कदर, ये सही है। ब्रजेश कदर जो हैं वो नवाब बनते हैं वाजिद अली शाह के बाद। हालाँकि इस इनको रिकॉग्नाइज़ तो नहीं किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो इनके परचम के तहत ही लड़ी जा रही थी, इनके बैनर के तहत ही लड़ी जा रही थी। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग बर्नियर एंड यू हैव टू पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख लेना करेक्ट है इनकरेक्ट है। कई बार या तो रोमन में लिख देंगे या इटैलिक में लिख देंगे, या कई बार जो है नॉर्मली लिखेंगे, तो आपको वहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फ्रांसिस बर्नियर बहुत क्लोज थे दारा शिकोह के। दूसरा कहता है कि बहुत सारे कंट्री के पार्ट को विजिट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में गए और वहाँ की चीज़ें लिखी। तीसरा ये कहता है कि इन्होंने अपनी राइटिंग को फ्रांस फ्रांस के राजा और औरंगज़ेब को समर्पित किया, डेडिकेट किया। तो औरंगज़ेब को तो नहीं समर्पित किया था, तो ये हमारा हो गया गलत। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, व्हिच मीन्स डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में तीसरे स्टेटमेंट को सही बताया गया। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। फ्रांसिस बर्नियर जब आया था दारा शिकोह के यहाँ ही आया था। ही वाज़ अ क्लोज़ एसोसिएट, उसमें कोई डाउट नहीं है, और डिफरेंट रीजन्स में ये गया है, इसने अपने अकाउंट्स में चीज़ों जो एक्सपीरियंस है इसका उसने लिखा है। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बड़े गौर से देखना कैसे तुम्हारे साथ बोर्ड वाले खेला करता है। असर्शन रीज़न है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि असर्शन और रीज़न की ऑथेंटिसिटी को चेक करो। द संथाल्स वेर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द रॉकी अपर पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स। कि भाई साहब संथालों को ज़मीनें दी गई इन द अपर पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स। ब्रिटिश परसीव्ड पहाड़ियाज एंड संथाल्स एज आइडियल सेटलर्स। अगर हम ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे तो संथालों को ज़मीनें दी तो गई थी, लेकिन अपर पार्ट में दी गई थी बिल्कुल नहीं, फुटहिल्स में दी गई थी। इसीलिए तो उस इलाके को दामिन को कहा गया कि वो को के दामिन में है, नीचे है, लड़ाई में है। तो असर्शन जो है टेक्निकली गलत है। तो असर्शन अगर गलत है तो ए, बी और सी नहीं हो सकते, डी हो सकता है।
लेकिन जब हम रीज़न को देखते हैं, वो भी मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है। द ब्रिटिश परसीव्ड पहाड़ियाज़ एंड संथाल एज़ आइडियल सेटलर। संथालों को तो माना जा सकता है कि उन्होंने एक आइडियल सेटलर्स के तौर पे देखा। पहाड़ियाज़ तो सदियों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते आ रहे थे, तो उनको कैसे ये आइडियल सेटलर्स के तौर पे परसीव कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा मेरे लिए आश्चर्यजनक है। यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए था कि दोनों ही इनकरेक्ट है, तभी वो सबसे एप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, तो वो रीज़न को लेके। असर्शन में तो वी हैव क्लैरिटी कि भाई अपर पार्ट में तो ज़मीनें दी नहीं गई थी, लोअर पार्ट में दिया गया था। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इस माहौल में जहाँ पे तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो चुनो। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन को लेके तो श्योरिटी है कि भाई ये गलत ही है। रीजन को लेके देयर इज अ 50-50। संतालों को आइडियल सेटलर बिल्कुल परसीव किया था, शायद से पहाड़ियास को भी किया होगा, इस वजह से तो इनको प्रपोजल्स दे रहे थे, लेकिन टेक्निकली तो पहाड़ियास शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी भला मानुस समझ ही नहीं सकता कि वो कभी भी सेटल एग्रीकल्चर करेंगे। बट व्हाटएवर वी हैव लेफ्ट विथ, वी हैव टू चूज़ ऑप्शन डी एज़ वेल। सीयूईटी में भी ऐसा कर सकते हो, जो गलत सवाल है उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि उसे जिसने भी अटेम्प्ट किया उसको नंबर मिलेंगे कॉम्पेंसेशन के, लेकिन जिसने नहीं किया है उसको नहीं मिलेंगे। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अहोम रूलर्स बिलॉन्ग टू। अहोम रूलर्स और जो आपके कूच रूलर्स हैं, दोनों ईस्ट इंडिया से थे, असम के रीजन से, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अहोम का एक सिस्टम भी था मनसबदारी सिस्टम जैसा, पाइक सिस्टम, तो वो भी आप याद रखेंगे अहोम रूलर्स के कॉन्टेक्स्ट में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक कॉइन्स वेर मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर। सिल्वर देखो एज़ अ गोल्ड कॉइन, मेटेलिक कॉइन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। गोल्ड कॉइन तो छापने की हैसियत गुप्ताओं में, कुषाणों में ही थी, इतना पैसा नहीं था उसके बाद किसी के पास। तो सबसे जो क्लोज़ेस्ट आपका एक करेंसी आया है वो सिल्वर था। अकबर के ज़माने में, फिर औरंगज़ेब के ज़माने तक सिल्वर के सिक्के चलते हैं। ये भी अपने आप में प्रॉस्पेरिटी को ही दिखाता है, क्योंकि कॉपर, ब्रॉन्ज तो फिर भी अवेलेबल हो जाते हैं, बट सिल्वर और गोल्ड हो पाना बहुत बड़ी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ऐसे बेसिक वन लाइनर्स पूछते हैं, एंड दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वन लाइनर्स। ऐसे बेसिक वन लाइनर्स भी पूछते हैं और स्टेट बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन सीयूटी में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट लगाया था कॉर्नवालिस ने, तो कब लगाया था? 1793 में लगाया था। डलहौजी कॉर्नवालिस के बाद आता है, इरविन जो है बहुत बाद आता है, बेंटिक भी बहुत बाद आता है। कॉर्नवालिस इन सब में सबसे सीनियर है, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मिशन इन 1930। इन्होंने अपना पहला जो स्पीच दिया था चंपारण में दिया था। देखो क्विट इंडिया मिशन तो 1942 में लॉन्च किया गया, तो ये गलत है। पहली स्पीच चंपारण में नहीं दी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन में दिया था, विच इज़ माई अल्मा मैटर, तो ये भी गलत है। गांधी जी वर्कड एज रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर, बिल्कुल नहीं, रेडिकल नहीं थे, मॉडरेट थे, परसुएसिव थे इंस्टेड ऑफ बीइंग रेडिकल। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं, बिल्कुल सही। ये जब आते हैं तो इनके ही टच में आए और इन्होंने ही इनको गाइड किया था। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपके सामने एक तरफ गवर्नर जनरल्स हैं, एंड यू हैव टू, एक दूसरी तरफ कुछ पॉलिसीज है जो उनसे जोड़ी जाती हैं, उनके ज़माने में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, लॉर्ड क्यों बुला रहे हैं, वेलेस्ली की बात करें, सब्सिडरी अलायंस बिल्कुल इसके ज़माने में ही आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के ज़माने में आया था। देखो अब एनसीईआरटी ने ये सेक्शन हटा दिया कि डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, बट पहले था। तो मैं अपने वन शॉट में भी मैंने पढ़ाया हुआ लाइव क्लासेस में भी मैं बताता हूँ कि डलहौजी के ज़माने में ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कॉमन हुआ कि अगर आपका वंशज नहीं है तो आपका जो स्टेट है, आपकी जो रियासत है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएगी। हार्डिंगे ने फील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, ये भी सही है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया केनिंग के ज़माने में, वी जस्ट डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट दैट, क्योंकि 1850 में आया था, तो 1850 में तो डलहौजी वगैरह शायद वो था, तो कैनिंग बहुत बाद में आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इन चारों में से गलत है, और हमें गलत मैच ही चुनना था। तो सही सही जवाब हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वो गलत है और वी हैव टू पिक अप द नॉट करेक्टली मैच्ड ओनली। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, गलत चुनना है या सही चुनना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना। एडवाइजरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो ओवरऑल इस असेंबली के ही प्रेसिडेंट थे, सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज फेवर्ड बाय गांधी जी एज नेशनल लैंग्वेज। ये सवाल भी काफ़ी रिपीट हुआ। गांधी जी चाहते थे कि ऐसी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज बने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक तरीके से मिक्सचर है, और डिफरेंट कल्चर के लोग उससे खुद को एसोसिएट कर पाते हैं, और हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो एक सच लैंग्वेज थी, क्योंकि इसमें मेजरली इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे रीजनल वोकैब्स भी ऐड किए गए, तो उससे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग समझते भी हैं, और एक अपनापन भी है। तो हिंदुस्तानी इनका गमन था कि ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, बट हमारी आज के ज़माने में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ऑब्वियसली एस एन रॉय ने लिखा है। उसी में वो कहते हैं कि जॉन मार्शल ने 2000 साल पुराना कर दिया इंडिया को, जब वो आए थे तब के इतिहास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? पहला डीजी तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही था, उसके बाद फिर फर्दर बाकी सारे लोग आते हैं। तो ही वाज द फर्स्ट डीजी। नेक्स्ट, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज deemed टू बी अनफैमिलियर टू हड़प्पन कल्चर? इनमें से कौन सी चीज़ हड़प्पन कल्चर की नहीं है? मदर गॉडेस तो है, प्रीस्ट किंग भी है, योगिक पोस्चर सील भी है। संस्कृत यज्ञों का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि यज्ञ होते थे तो संस्कृत में होते थे, किस तरीके का प्रोसेस था। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूप इन इंडिया एंड वाज कमीशन्ड बाय मॉडर्न किंग अशोका? बहुत सारे स्तूप अशोका ने बनवाए, लेकिन सबसे पुराने हैं सांची और भरूच के स्तूप। तो ये आप याद रखेंगे, जब भी सबसे ओल्डेस्ट की बात आएगी तो सांची और भरूच का भी नाम लेंगे। उसके बाद सारनाथ है, अमरावती है, सब एक-एक करके फिर बनाया गया। लेकिन सबसे पहले बुनियाद सांची और भरूच की ही डाली गई थी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज्म? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है जैनिज्म में? तीर्थंकर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करता है इन द लिविंग लाइफ, रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस के पूरे इस पड़ाव में। Those who guide men and women across the river of existence are Tirthankar. They are not God, but a kind of guide. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें वेदांता एसेटिज्म की कोई बात ही नहीं है। दोज हु नो अल्टीमेट ट्रूथ एंड धर्मा, ऐसा कुछ तीर्थंकरों को लेकर नहीं कहा जाता। मेजरली ही इज देयर टू गाइड यू, कि आप जो है इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्त हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट सेंचुरी सी? देखो फिर वापस रिपीट हुआ है, कुशान होंगे, कुशानों ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार गोल्ड कॉइन। लेकिन अगर ये सवाल आएगा कि सबसे बेहतरीन सोने के सिक्के किनके थे, तो गुप्ताओं के थे। मौर्यंस ने, यौधेयास ने कभी सोने के सिक्के इशू किए नहीं। कुशानों ने किया, उसके बाद गुप्ताओं ने किया, और गुप्ताओं के सोने के सिक्के काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ शेल ऑब्जेक्ट्स? यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन हम वही पैटर्न अपनाएंगे कि जब कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हो सबसे अप्रोप्रिएट चुनो, जो इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट है। कोट दीजिए में तो वैसे भी कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, और वो वैसे भी समंदर से बहुत अंदर है, तो वो तो होने से रहा। कालीबंगन अगेन ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का ऐसा कुछ नहीं था। मांडा भी बहुत दूर पड़ता है, कहाँ समंदर कहाँ कश्मीर। तो इन सब में जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो चनउद्रो, क्योंकि चनउद्रो में हमें ये बताया गया कि हर टाइप के क्राफ्ट यहाँ पे बनाए जाते थे। तो शेल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते होंगे। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। वैसे शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डिवोटेड साइट्स थे वो नागेश्वर और बालाकोट थे। नेक्स्ट, इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर वर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग विद द ग्राउंड लेवल? ग्राउंड फ्लोर पे कोई दीवार नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों में। ये किस चीज़ को दिखाती है? ये कोई कस्टम था प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, या लोग वेंटिलेशन नहीं चाहते थे, या प्लान्ड प्रोसेस था घर बनाने का? देखो प्लान्ड तो नहीं था बिल्कुल, अनप्लान्ड तो नहीं था, क्योंकि प्लान था सब कुछ। तो इसमें अनप्लान्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि क्या ये घर बनाने का जो प्रोसेस था दैट वाज अनप्लान्ड। वेंटिलेशन का कंसर्न था, उनके यहाँ खिड़कियाँ होती थी बट अंदर की तरफ से होती थी। जैसे ये आपका आंगन है, ठीक है, और ये आपका बाहर की दीवार हो गई, ठीक है, यहाँ पे घर वगैरह है। एक ऑप्शन है कि आप बाहर से खिड़की दे दो, एक ऑप्शन है कि आप आंगन की तरफ से दे दो। तो खिड़की तो देते थे बट आंगन की तरफ से देते थे। कस्टम नहीं था, इट्स मोर लाइक अ कंसर्न फॉर प्राइवेसी, कि बाहर आप खिड़की देंगे तो भी हवा आनी है, अंदर भी आनी है और रोशनी भी आनी है। लेकिन बाहर अगर आप खिड़की देंगे तो आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो प्राइवेसी को लेके इनका काफ़ी कंसर्न था। एक और हमें एविडेंस मिलता है इनके प्राइवेसी के कंसर्न का, कि ये लोग एंट्रेंस जो है वो कॉर्टयार्ड में नहीं खोलते थे, सीधे आंगन में नहीं खोलते थे। जो हम मेसोपोटामिया के शहरों में देखते हैं कि गेट खोला और आप सीधे आंगन में झाँकते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं था। हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज़ भिक्षुनी? ऑब्वियसली महाप्रजापति गौतमी, ये फोस्टर मदर भी थी, पाल-पोस के बड़ा भी किया था गौतम बुद्ध को। यहीं से गौतम नाम पड़ता है उनके नाम के आगे, उनके बुद्धा टाइटल के आगे सॉरी। और फिर जब फीमेल्स को इजाज़त मिलती है, भाई आप भी संघ में जॉइन हो सकते हो, जो सबसे पहली जो महिला संघ में जॉइन हुई, वो थी महाप्रजापति गौतमी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट है, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपसे अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट? कि इस स्टेटमेंट से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो इस सेंटेंस को प्रूव करता है, जस्टिफाई करता है? यहाँ पे आपके सामने 4-5 चीज़ें दी गई है। थिंकर्स ऑफ वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, ये तो वाकई में हुआ था। दुनिया के विभिन्न जगहों पे अलग-अलग फिलोसफर्स आते हैं, उन्होंने अपने तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश की। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूजेस ऑफ कॉइन्स, ये भी शुरू हो गया था। इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट इन द फॉर्म ऑफ महाजनपदास, गनाज एंड संघाज वेर असिस्टेड बाय स्टैंडिंग आर्मीज, ये बहुत ही रेलिवेंट है। महाजनपदों की जहाँ तक बात है तो वो रीजनल है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ही ये डेवलप हो रहे थे। तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, वी कैन नॉट बी पैरोकियल, वी कैन नॉट बी रीजनल, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है
एज पर द कंटेंट ऑफ एससीईआरटी वो तो ए ही होना चाहिए। नो डाउट कॉइन्स के सर्कुलेशन से ट्रेड पॉसिबल हो पाया और इसके वजह से ही शायद इन थिंकर्स की आइडियोलॉजीज जो है वो कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करके, डेजर्ट्स क्रॉस करके, माउंटेन्स क्रॉस करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाई। बट सबसे पहले तो थिंकर्स को आना पड़ा ना। वो आए, सोक्रेटिस आते हैं, पाइथागोरस आते हैं, कॉन्गजी आते हैं, बुद्धा आते हैं, महावीर स्वामी आते हैं, जीविक के मखाली गोसाल आते हैं, तभी जाके ये सब हो पाता है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट ये हो सकता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैंने ऑप्शंस एलिमिनेट किस बेसिस पे किए हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? करेक्ट रीजन बताओ। इट रिजेंबल्स द हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट? बिल्कुल नहीं, ये स्क्रिप्ट जो है वो हाइरोग्लिफिक नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट तो है ही नहीं आपके पास कुछ। इट है टू मेनी सिम्बॉल्स, बहुत ज़्यादा सिम्बॉल्स तो है, बट लेकिन 600 हज़ार की तादाद में नहीं है, पौने 400 से 400 के बीच है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट बिल्कुल नहीं, ये लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टिल डेट, बिल्कुल ये सही आपका रीज़न है कि अभी तक चूंकि ये अनडिकोडेड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज यूज्ड ओनली बाय द विजयनगर रूलर्स? देखो, विजयनगर शहर में बहुत सारे मंदिर थे, रघुनाथ टेम्पल को छोड़ के ये तीनों ही था, लेकिन हजारामा टेम्पल वाज अ टेम्पल जहाँ पे केवल विजयनगर के रूलर्स जाते होंगे, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे कि नॉन रॉयल रेसिडेंट का पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, और बाकी ये दोनों जो है वो जनरल टेम्पल्स थे, सबके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेर स्पोकन बाय रायाज एंड नायकाज इन द विजयनगर एम्पायर? मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो कई बार बताया था कि ये पूछते हैं एमसीक्यू में। कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों लैंग्वेज यूज करते थे, क्योंकि मेजर जो नायकाज हैं वो इसी दोनों बेल्ट से आते थे। नो डाउट कि तमिलनाडु के भी रीजन्स विजयनगर का पार्ट थे, लेकिन डोमिनेंट वेयर कन्नड़ एंड तेलुगु पीपल। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप? यहाँ पे 4 बेगमों का ज़िक्र है, आपने इस चैप्टर में केवल शाहजहान बेगम का नाम सुना है, तो शाहजहान बेगम ही हमारा जवाब होंगी। नूरजहान बेगम, रुकैया बेगम, नूरुन्निसा बेगम, ये तीनों जो है दैट इज़ नॉट रेलेवेंट एज़ पर आवर कंटेंट, सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो। बाकी इनकी एक सक्सेसर ज़रूर थी, सुल्तान जहां बेगम, तो अगर उनका ऑप्शन दे देते तो फिर कंफ्यूज हो जाते, लेकिन शाहजहान बेगम ने शुरुआत की थी, पहल की थी, तो अगर सुल्तान जहां बेगम भी हमारे पास होता तो भी शाहजहान बेगम ही सही जवाब होती, बिकॉज शी मेड द इनिशिएटिव, और इन्होंने फिर फंड्स प्रोवाइड करवाया था कि इसको प्रिजर्व किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बुद्धा? यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, यू हैव टू पिक अप द राइट पेयर। बुद्धा वाज द सन ऑफ चीफ ऑफ साके क्लैन, ये तो सही है। ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग विद इन द संघा, ने संघा में नहीं भाई पैलेस में इनकी पैदाइश हुई है, वहीं पे इनको बड़ा किया गया है। ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, बिल्कुल नहीं, इनको तो इस तरीके से प्लेजर में डुबा दिया गया था, ये दुनियावी चीज़ों को समझ ही ना पाए कभी, तो ये दोनों गलत है। अब आपको चुनना तो पेयर है, तो वन के साथ पेयर फोर का ही बन सकता है, क्योंकि टू और थर्ड तो गलत है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। और वाकई में चौथा स्टेटमेंट सही भी है कि जब वो पहली बार अपने टूर पे निकलते हैं पैलेस के बाहर, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक लाश को देखते हैं, तो इन सब को देख के काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित हुए, डीपली एंग्विश्ड ही वॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्रभावती गुप्त? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। शी वॉज अ गुप्ता क्वीन, बिल्कुल नहीं, गुप्ता डायनेस्टी से आती थी, बट वहाँ की प्रिंसेस है, वो क्वीन नहीं है। शी हैड नो एक्सेस टू रिसोर्सेज, बिल्कुल नहीं। शी डोनेटेड लैंड टू द एलिट्स, एलिट्स को ही नहीं, नॉर्मली ब्राह्मण्स को भी इन्होंने लैंड दिया है। जो अग्रहारा दे टाइप का लैंड ग्रांट वो कर रही थी, वो तो नॉर्मल ब्राह्मण एक टीचर को कर रही थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। शी वॉज अ डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ये सही है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारता फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 3 आपके पास क्लूज हैं, उससे आपको कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है। वॉज अ निषाद कंसिडर्ड द्रोणाचार्य एज इज गुरु, गेव इज राइट थंब टू द्रोणाचार्य एज गुरु दक्षिणा? अनडाउटेडली एकलव्य है ये, वैसे भी निषाद कैरेक्टर महाभारत में जो जिक्र आपके एनसीईआरटी में किया गया वो एकलव्य क्या ही किया गया, और बाकी तीनों तो जो है वो भी मेंशन्ड है। घटोत्कच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। जब आप भीम और हिडिंबा की शादी वाला सोर्स देखेंगे तो उसमें नीचे में घटोत्कच का जिक्र है, तो वो उनके बेटे थे, और बाद में फिर महाभारत के लड़ाई में पार्टिसिपेट भी करते हैं। ही इज वन ऑफ द रीजन व्हाई अर्जुन वाज अलाइव। जब बैटल होता है अ, कर्ण के बीच और अर्जुन के बीच, तो घटोत्कच की सैक्रिफाइस, उनके बलिदान की वजह से अर्जुन बच जाते हैं, बिकॉज कर्ण के पास एक ऐसा वेपन था जिससे उनको कोई नहीं बचा सकता था, अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता था। एंड श्री कृष्ण वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस कि अगर इस वेपन को कर्ण ने यूज़ नहीं किया और अर्जुन के लिए बचा के रख लिया है, दिव्यास्त्र था वो बेसिकली, तो अर्जुन को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर घटोत्कच को प्लान करके बुलाया, और इतना ज़्यादा उन्होंने फिर उत्पात मचाया कि कर्ण को वो चलाना पड़ा दिव्यास्त्र। हालांकि वो समझ रहे थे कि ये एक तरीके का प्लॉट है, लेकिन उनको चलाना पड़ रहा था। इस तरीके से जाइगेंटिक स्ट्रक्चर था घटोत्कच का, एंड द वे ही वाज डूइंग ऑल द थिंग्स, so that provoked him to do
यूज़ द दिव्यास्त्र, और उसके बाद फिर अर्जुन से जब लड़ाई होती है तो उसको काफ़ी उसकी कमी खली थी कर्ण को। नेक्स्ट, बनावली, एन एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन स्टेट? बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही हरियाणा में है। पंजाब में एक रोपड़ पड़ता है, फिर हिमाचल प्रदेश में आई डोंट थिंक साइट्स हैं, अगर है भी तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली पड़ता है। एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन मैप, तो उसमें मैंने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइट्स उनको मार्क करना भी सिखाया है, आइडेंटिफाई करना भी सिखाया है। जाओ जाके मैप की वीडियो देख लो, हमारे चैनल के लेटेस्ट प्लेलिस्ट में जाना, T20 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में, उसको उसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया हुआ है। कहीं भी और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके काम की चीज़ है, T20 सीरीज़ में हर चीज़ शामिल कर दी गई है। Which of the following statements regarding Francis Bernier are correct? He was a doctor, philosopher and historian। बिल्कुल ये था, ये तीनों था। फिलोसफर में तो डाउट है, बट हाँ कुछ तो इसने कहा है, तो फिलोसफर भी कह सकते हैं। He came to Mughal Empire in the search of opportunities, ये भी सही है। He became physician to the Prince Dara Shikoh, ये भी सही है। Bernier's work were published in Spain, ये गलत है। ये स्पेन में पब्लिश हुए थे, बट ट्रांसलेट करके हुए थे। तो यहाँ पे पब्लिश करने से हमारा मतलब है कि ओरिजिनली कहाँ पे पब्लिश हुए, तो ओरिजिनली तो सबसे पहले फ्रांस में ही हुए थे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही सही है। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक? तुगलक साहब ने किनको बनाया था? बतूता को बनाया था काजी। तो बतूता विल बी द राइट आंसर। बाकी महमूद वली बाल्की वाज अ ट्रैवलर जो अफगानिस्तान से आते हैं। दानिशमंद खान वाज अ नोबेल, आपको अगर याद होगा, जिसके यहाँ फ्रांसिस बर्नियर आफ्टर द डेथ ऑफ दारा शिकोह रहता है। आसफ खान जो है वो एक कैरेक्टर है डिफरेंट। तो इब्न बतूता वुड बी द राइट आंसर। Next, 43. Rearrange the following in chronological order and select the correct option from the following. चार आपके पास इवेंट्स हैं। अब मैं इसमें ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मुझे मान लेते हैं कि ये डेट नहीं पता है कि उड़ीसा के रूलर्स को कब हराया कृष्णदेवराय ने। लेकिन अब कैसे मैं अरेंज करूंगा? सबसे पहले तो हरियर और बुक्का ने स्थापना की होगी एम्पायर की, तो शुरुआत 14 से होनी चाहिए और हर ऑप्शन में चौथे पे शुरुआत है। ठीक है। इसके बाद आप आइए अंत में क्या होगा, देखो सुलभ मिलिट्री कमांडर्स वे रिप्लेस बाय तुलुव, यानी कि सुलभ के बाद तुलुव आए। ठीक है। उड़ीसा के रूलर्स को हराया कृष्णदेवराय ने, ये कृष्णदेवराय के जमाने में हुआ होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट उनके पीरियड में हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने हराया। लेकिन ये जो बैटल ऑफ तालिकोटा है, ये तो कृष्णदेवराय के बाद हुआ है। ये तो तुलु डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हुआ, तो सबसे आखिरी में हमारा ये आना चाहिए। सी आ गया आपका, एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 4 के बाद अब सबसे आखिरी में 3 आना चाहिए इन द लास्ट। तो या तो डी होगा या बी होगा। अब इन दोनों में से देखो, क्योंकि कृष्णदेवराय तुलु डायनेस्टी के थे, तो पहले तुलु डायनेस्टी की स्थापना तो होगी, तब कृष्णदेवराय आएंगे। तो ऑब्वियसली 4 के बाद आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सो दैट इज एन ऑप्शन बी ओनली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यूजिंग कॉमन सेंस आप इस तरीके के सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हो। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड एन एपेक्स, अ मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक apparatus which looked after the civil and military affairs। एक सिस्टम मुगलों का था जिसके ज़रिए वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी दुरुस्त रखते थे और अपने ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, टैक्स कलेक्शन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो गया, ये सब भी अपना दुरुस्त रखते थे। कौन सा सिस्टम था वो? दैट वाज मनसबदारी सिस्टम। अमानाय का सिस्टम विजयनगर में था। इक्तदारी सिस्टम वाज इन दिल्ली सल्तनत, और मनसबदारी सिस्टम जो है वो आपका वेरी मच सिमिलर टू इक्तदारी सिस्टम एंड अमानाय का सिस्टम। हालाँकि मनसबदारी सिस्टम में एक फ़र्क ये था कि जो ये मनसबदार होते थे, इनको कैश में भी पेमेंट मिलता था कई बार, नहीं तो कई बार इनको जागीर ज़मीन दे दी जाती थी। हमारे इकाज़ में यूजुअली ज़मीन ही दी जाती थी, कैश में पेमेंट नहीं मिलता था। मनसबदारों को कैश में भी पेमेंट मिल सकता था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़ क्वीन प्रभावती बिलॉन्ग टू? तो सबसे पहले मौर्यंस और कुषाणों से तो उनका कोई लेना-देना नहीं है। क्या तो गुप्ता डायनेस्टी होगा या वाकाटका होगा, क्योंकि एक जगह से वो आई हैं और दूसरी जगह पे उनकी शादी हो रही है। अब क्वेश्चन में गौर करो, क्वीन प्रभावती है, प्रिंसेस प्रभावती होता तो गुप्ता हमारा जवाब होता। या अगर सिर्फ प्रभावती होता तो भी गुप्ता हमारा जवाब होता, बट चूंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है क्वीन प्रभावती, तो चूंकि वो वकाटका क्वीन थी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर कुछ भी नहीं होता तो भी गुप्ता डायनेस्टी का ही मानते हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिन वहीं की है। अगर प्रिंसेस होता, प्रिंसेस प्रभावती, तो फिर गुप्ता डायनेस्टी तो ऑब्वियसली होता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? बहुत फेमस टेम्पल है, आप इस टेम्पल के ना उस तस्वीर को भी याद कर लेंगे 7th चैप्टर में जो है। तंजावुर में लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। तो वेलूर में भी एक टेम्पल था, कैन यू नेम दैट टेम्पल इन द कमेंट सेक्शन? और क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन कर देना, 46 नंबर के आसपास तुमने जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे आते हैं। यू हैव टू स्टेटमेंट्स आवर मेजर सोर्स टू नो अबाउट एग्रेडियन हिस्ट्री ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी इज अ क्रॉनिकल नोन एज आइनी अकबरी। और रीजन है द टेक्स्ट
This text meticulously recorded the arrangements made by the state to ensure cultivation, collect revenue and relation between state and ज़मींदार। कि भाई साहब ये किताब जो है, इसमें बहुत मेटिकुलस लेवल पे, बहुत डिटेल में चीज़ें जो है वो दर्ज है, चाहे वो कल्टीवेशन की डिटेल्स हो, रेवेन्यू कलेक्शन का डिटेल हो। और इस वजह से चूँकि हम जब हम रूरल सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं इस पूरे पीरियड की, तो आइन एक-बरी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। तो रीज़न यहाँ पे जस्टिफ़ाई कर रहा है असर्शन को कि भाई साहब पहले तो दोनों सही हैं, फैक्चुअली दोनों सही हैं। आइन एक-बरी 16th और 17th सेंचुरी के ग्रामीण समाज का वर्णन देता है, एग्रणी समाज का वर्णन देता है। और क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी डिटेल्ड लेवल पे चीज़ें बताई गई हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ एम्परर एट दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? मक्खन सा सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र रूलर थे। तो और बहादुर शाह सेकंड भी अगर होगा तो भी वही करेंगे। सेकंड वाज़ द, चूँकि वो दूसरे बहादुर शाह थे और ज़फ़र इनका पेन नेम था, शायरी लिखते थे तो ज़फ़र नाम से लिखते थे, तो बहादुर शाह और ज़फ़र लगा देते हैं लास्ट में। नेक्स्ट 49वां सवाल, जब 49वां सवाल आता है 49 नंबर में देखता हूँ, बीइंग आरसीबी फैन इट हर्ट्स अ लॉट, इट हर्ट्स अ लॉट। अगर तुम भी आरसीबी फैन हो एंड यू नो द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस 49 वर्ड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आपके सामने 2 लिस्ट हैं, लिस्ट ए में आपके पास कुछ इवेंट्स हैं और दूसरे लिस्ट 2 में यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन, आपको मिलाना है कि ये इवेंट किस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़े हुए हैं। फिफ्थ रिपोर्ट ना तो संथालों का इशू था, ना कॉटन बूम का मसला है, ना रेतवारी सेटलमेंट का। फिफ्थ रिपोर्ट बंगाल की चीज़ थी, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाया गया था और वो ओरिजिनेट होता है ज़मींदारी सिस्टम से, क्योंकि उसमें वो ज़मींदारी सिस्टम का पूरा आबो-हाल बताते हैं कि भाई साहब किस तरीके से सिचुएशन है। तो पहला का तो पहला ही होगा और पहला का पहला अगर है तो हमें आगे देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। पहले एलिमिनेट करो, पहला का पहला किसमें है? ना तो इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है। तो केवल और केवल ऑप्शन सी में। नाउ यू डू नॉट हैव टू लुक अप टू अदर लिस्ट और उनको मैच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी अगर मिलाना चाहें तो डेक्कन रॉयड कमीशन रैयत वारी सेटलमेंट के बाद आया है। दामिनी को संथालों की ज़मीन थी और अमेरिकन सिविल वॉर इज़ कनेक्टेड टू द कॉटन बूम इन इंडिया। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन। यहाँ पे सीक्वेंस का सवाल है, 4 आपके पास इवेंट है, यू हैव टू अरेंज देम एज़ पर द सीक्वेंस। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन बुलाते हैं, गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया, गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। तो इन सबसे पहले तो सबसे पहले स्पीच दी थी, उसके बाद कुछ कहा था और किया था। सो स्पीच सबसे पहले आएगा, 4 से शुरुआत होगी और 4 से शुरुआत केवल और केवल ऑप्शन डी में है, तो आगे देखने की अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको सीक्वेंस मिलाना है तो बीएचयू के इनॉग्रेशन में जो स्पीच देते हैं, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर खेड़ा करते हैं और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन करते हैं। खेड़ा और चंपारण के बीच में इन्होंने अहमदाबाद में स्ट्राइक में कंट्रीब्यूट किया था। तो अगर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सीक्वेंस आपको पता करना हो तो चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा आएगा। Got it? Coming to this, which one of the following languages was emphasized by Gandhi ji for the status of Hindi language? देखो, नेशनल लैंग्वेज, वापस से सवाल रिपीट हुआ। हिंदुस्तानी गांधी जी चाहते थे कि भाई ये हमारी नेशनल लैंग्वेज बने, सो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हियर यू हैव 2 पेयर, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको मिलाना है। आपको एक्चुअली मिलाना नहीं है, आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन-सा पेयर सही मैच्ड है ऑलरेडी। तो जगह के हिसाब से अभी बताओ, वो जो स्टेट से उसको मैच किया गया, क्या वो उसकी लोकेशन है कि नहीं? मांडा वाज़ इन कश्मीर, मैंने वन शॉट में कई बार बताया, तो मांडा उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, पीछे भी हमने बात की है, सिंध में नहीं है, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब देखो जहाँ भी 1 और 2 का पेयर है ना, वो सारा गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब हमें 3 और 4 में मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट वे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नागेश्वर वाक़ई में गुजरात में है और कालीबंगन या कालीबंगा भी लोग इसे लिख देते हैं, तो राजस्थान में ही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज़ ऑफ इंडिया? तो आपके सामने 3 डायनेस्टीज़ है, हाँ। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, उनका रूलिंग सीक्वेंस आप याद रख लेना। वैसे मैं ओवरऑल भी अभी बता दूँगा। इसमें क्या है, कुषाण, मौर्याज़, गुप्ताज़, मौर्याज़, गुप्ता, शकाज़, मौर्य, शकाज़, गुप्ताज़, गुप्ता, शकाज़, मौर्य। देखो सबसे पहले तो मौर्याज़ ही आता है इन सब में से। तो या तो बी होगा या सी होगा। मौर्यज़ के बाद कौन आता है? मौर्यज़ के बाद सातवाहन वगैरह आए, लेकिन सातवाहनों के बाद शक आया। तो सातवाहन चूँकि है नहीं कहीं पे, तो मौर्यज़ के बाद टेक्निकली शक आते हैं। गुप्ताज़ नहीं है। गुप्ताज़ तो शकों से ऑलमोस्ट 200-300 साल बाद आते हैं। मौर्यंस देन शक देन गुप्ताज़। मौर्यंस स्टार्टेड रूलिंग इन 4th सेंचुरी बीसी। शकाज़ जो है वो 1st सेंचुरी ए बीसी तक आ चुके थे। 1st सेंचुरी बीसी तक यू कैन से 1st 2nd सेंचुरी बीसी तक आ चुके थे। ठीक है, ये 2nd सेंचुरी मान लो, 2nd सेंचुरी तक शकों का हमारे पास है। और गुप्ताओं को आने में एडी का समय लगता है, 4th सेंचुरी एडी। तो काफ़ी डिफरेंस है इन लोगों में। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, मेरी फेवरेट है। स्तूप के तस्वीर को वैसे भी मैं बहुत डिकोड करके बताता हूँ वन शॉट में। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर शॉर्ट भी अपलोड कर दूँ। यहाँ पे आपके सामने ना स्तूप का एक रॉ डायग्राम दिया है और उन्होंने एक
चीज़ को हाईलाइट करके पूछा है कि ये क्या है? ये क्या है? ये एक सर्कुलर बेसिकली आप देखें तो एक बालकनी या प्लेटफ़ॉर्म टाइप का है जिसको हर्मिका कहते हैं, एबोर्ड ऑफ गॉड। इसके अलावा ये जो है दैट इज़ कॉल्ड मेडी, ठीक है? और ये जो आप परिक्रमा कर रहा है सॉरी इसको अंड कहा जाता है दैट मीन्स द माउंट और ये जो आप देख रहे हैं इसको मेडी कहा जाता है। इसी के लोग परिक्रमा करते हैं। एंड दिस गेट इज़ कॉल्ड एज़ तोरण द्वार। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक डंटा लगा हुआ है दैट इज़ ईएसटी और ये जो आप 3 छतरी देख रहा है ना अम्ब्रेला काइंड ऑफ वो छतरी है। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे। मेडी एक्सप्लेन तो नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ना ही तोरण द्वार एक्सप्लेन्ड है, तो इन दोनों को आप अगर याद ना भी रखें तो चलेगा। बट दैट इज़ हर्मिका, ये आप याद रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ डुआर्ते बारबोसा बिलॉन्ग टू? बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नुनीज़ ये तीनों ही पोर्चुगल से थे। तो चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में कुछ जो ट्रैवलर्स हैं उनका आप और इवन चैप्टर 7 में उनके आप कंट्री को हमेशा याद रखिएगा। चैप्टर 6 में तो ट्रैवलर नहीं है, संत है, तो उनके बर्थ प्लेस को या अगर वो सूफी संत है तो कहाँ पे उनकी कब्र लोकेटेड है वो आप याद रखिएगा। व्हाई वाज विजयनगर नेम्ड एज हम्पी? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्यों कहा जाता है विजयनगर को हम्पी? दिस नेम वाज गिवन बाय कृष्णदेवराय टू विजयनगर। नहीं, ऐसा तो कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास। द नेम वाज डिराइव्ड बाय कॉलिन मैकेंजी। बिल्कुल नहीं। एन एंटीक्वेरियन Aquarian. This name was derived from the local goddess named पंपा देवी। ये सही जवाब है। पंपा देवी एक्चुअली देवी पार्वती का स्वरूप है, तो उनके नाम पे जो है पंपा देवी के नाम पे थोड़ा सा हम्पी जो है इस तरीके से राइमिंग में बैठ गया। तो ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। डी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे एक तरफ कुछ टर्म्स हैं एंड देन यू हैव उसके मतलब ऑन द नेक्स्ट साइड। अगर आप 8 चैप्टर पढ़े ना तो उसके टर्म्स हमेशा याद रखें, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको टर्म्स समझने में दिक्कत होती है, हमारे कीवर्ड्स के ऊपर की वीडियो को देखो, बुक 1, बुक 2, बुक 3 के कीवर्ड्स को बहुत ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। कोलज इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड, मतलब ऐसी ज़मीन जिसको आप कभी नहीं खाली छोड़ सकते, हमेशा यहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, फर्टाइल हो सकता है। तो पोलज जो है ए है, 1 का ए हो जाएगा। लैंड ऑलवेज बीइंग कल्टीवेटेड, जिसको आप हमेशा जोत सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का ए कहाँ है? 1 का ए ना तो बी में है, ना सी में है, ना डी में है। तो 1 का ए केवल और केवल ए में है। दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। पहला मिलाओ उसके बाद एलिमिनेट करो। परौती इज़ द लैंड जिसको आप 1 साल छोड़ते हो। चाचड़ एक ऐसी ज़मीन है जिसको 3-4 साल छोड़ने पड़ते हैं। बंजर को 5 से ज़्यादा सालों तक छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए बंजर ज़मीन मतलब सबसे लीस्ट क्वालिटी की ज़मीन। यहाँ पे आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का सवाल है। 4 इवेंट्स है, संथाल रेबेलियन, रॉयट्स इन डेक्कन विलेजेस, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेट ही आपको बता देता हूँ कि 1793 में ये होता है। ये हुआ 1875 में, संथाल रेबेलियन इन 1856 और अगर हम रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें तो 1820s के आसपास ये हुआ। तो उसमें आप देख लो 3412 3412 इज इन आई थिंक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 3 ऑप्शन है। ये अवध के नवाब थे, मतलब 3 हिंट है। अवध के नवाब थे, इनको कलकत्ता भेज दिया गया एग्जाइल में और अंग्रेज़ों ने ये अज़्यूम कर लिया गलत तरीके से कि अनपॉपुलर आदमी, हालाँकि ये काफ़ी पॉपुलर थे। दैट वाज़ नो वन बट वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यही नवाब थे और इनको 1856 में जब एनेक्स कर लिया गया अवध, तो फिर इनको डिपोज़ कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। हू अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन नॉट रिजर्व्ड सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसने कहा था कि हमें रिजर्व सीटें नहीं चाहिए, हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए, मोरल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दैट वाज़ हंसा मेहता। हंसा मेहता ने इस चीज़ की बात की थी। बाकी ये तीनों भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंट शख्सियतों में से एक है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें जो कमिटी है डिफरेंट, उसके मेंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ एक जो फीमेल मेंबर्स हैं जैसे बेगम एजाज रसूल का काफ़ी योगदान है सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके लोगों को राज़ी करने में कि इसकी डिमांड हमें नहीं करनी है। तो वो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो बेगम एजाज रसूल इस वजह से इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट थी, असेंबली का पार्ट थी, तो इस वजह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं 61वें सवाल पे, दैट इज़ अ रिसर्शन रीजन क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने सेशन का स्टेटमेंट देखो। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 वाज सिग्निफिकेंट। प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। सबसे पहले तो ये डेट देखो, क्या ये लाहौर सेशन के लिए सही डेट है? बिल्कुल सही है। दिसंबर 1929 में ही लाहौर सेशन हुआ था। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि पूर्ण स्वराज का रेज़ोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। किसी भी प्रकार से इससे नीचे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्योंकि ये रेज़ोल्यूशन पास हुआ, ये प्रोक्लेमेशन जो है वो कांग्रेस ने रिलीज़ किया, उसके वजह से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। और इसके बाद इसके उपलक्ष्य में अगले साल 26 जनवरी 1930 को माना गया कि हम लोग सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे।
Symbolic independence थे, we were not being independent by then. Which of the following is correctly matched? यहाँ पे आपके सामने थिंकर्स हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज हैं, ज़राथुस्त्रा ईरान, कुंगजी जापान। ये तो मैच सही है, कुंगजी जापान के नहीं है, कुंगजी है चाइना के। फिर सोक्रेटिस रोम, ये बहुत बच्चे मिला देंगे बट ये गलत है। सोक्रेटिस जो है वो ग्रीस के थे, रोम के नहीं थे। महावीर श्रीलंका के तो नहीं है, इंडिया के हैं। सो ज़राथुस्त्रा ईरान वुड बी द राइट आंसर। ऐसे भी एक ही हो सकता था क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। Which one of the following regions of हड़प्पा was called as गरेश्वर जोधपुरा कल्चर? खेतरी रीजन जो है ना राजस्थान का, वहाँ पे जो लोग डिफरेंट कल्चर फॉलो करते थे उसको गरेश्वर जोधपुरा कल्चर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, which of the following statement regarding Vedic tradition is incorrect? Early Vedic tradition was compiled between 1000 to 1600 C, BC 1000 to 1600 C। सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है और ये मल्टी ऑप्शन वाला तो है नहीं आपके पास, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। बाकी तीनों सही है। ऋग्वेद में इन तीनों देवताओं के लिए वर्सेस हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो है राजा परफॉर्म करते थे। और मेनी वैदिक आइडियाज वेयर फाउंड इन उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों का ही वेदांग है, मतलब समरी है वेदों की। नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव लिस्ट वन लिस्ट टू, एक तरफ संत है और दूसरी तरफ आपके एक तरफ कल्ट है और दूसरी तरफ संत है। अलवर, सबसे पहले आप पहला मैच करेंगे। यहाँ पे अलवर कल्ट के कौन है? करियकलम या नायनार है। अलवर जो है वो अंडाल अंडाल जो थी वो अलवर पंथ की थी। तो ए का टू हो जाएगा। ए का टू किस में है? ए का टू केवल और केवल ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर इन दैट सिनेरियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे आपके सामने एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ लीडर्स है। कानपुर, तांता टोपे, मध्य प्रदेश, शामल। कानपुर से तांत्या टोपे, ये तो लेकिन ये यहाँ पे एनसीईआरटी में चूंकि तांत्या टोपे मेंशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश शामिल नहीं, शामिल यूपी से थे। कुंवर सिंह जरूर बिहार से थे तो ये सही है। और गुरु वॉज फ्रॉम झारखंड, क्योंकि ये जो है ट्राइबल लीडर थे। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। हालांकि जब आप उस जमाने के डिटेल्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो तांत्या टोपे का ब्यौरा ही नहीं है, तो बताया जाता है कि तांत्या टोपे एक बहुत तगड़े अलाई थे नाना साहब पेशवा के। चूंकि नाना साहब पेशवा कानपुर से इन्वॉल्व थे तो तांत्या टोपे का भी इन्वॉल्वमेंट कानपुर से होगा। तो उस वजह से टेक्निकली तो तांत्या टोपे वाला स्टेटमेंट बी मैच भी सही हो सकता है, बट एनसीईआरटी में है नहीं आपके कंटेंट ये। तो हम तांत्या टोपे के बारे में कुछ भी नहीं जानते एज पर एनसीईआरटी, तो वो तो हमारा वैसे ही भी एलिमिनेट हो गया वो ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट अबाउट आईनी अकबरी? रिटन बाय अब्दुल राजी इन अरबिक लैंग्वेज, पहली बार लिखा गया था पर्शियन में। दूसरा, अब्दुल राजी ने नहीं लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, यानी कि पहले स्टेटमेंट को जिस भी ऑप्शन में मेंशन किया गया है वो सारा गलत होगा। ये ऑप्शन में भी मेंशन करा गया, इसमें भी करा गया, इसमें भी करा गया। नाउ यू हैव एलिमिनेटेड बी सी डी, तीनों एलिमिनेट हो गया। ये सारे पीवाईक्यूज है, मैंने कहीं से कुछ भी नहीं उठाया है। आप इस बात को समझो, पीवाईक्यूज में अभी तुमने देखा कि कैसे एलिमिनेशन काम करता है, कैसे एक मैच के बाद मैंने जब ऑप्शंस चेक किए तो अभी तक तो सारे ही ऑप्शंस को मैं कर पाया हूँ, मुझे दूसरे मैच पे जाना भी नहीं पड़ा है। सेम गोज विद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, टाइम बहुत बच जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबर्ड असर्शन, वही असर्शन रीजन का सवाल है। जमींदार असर्शन में स्टेटमेंट ये है, जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स इन द परमानेंट सेटलमेंट। रीजन, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस वेरी लो। ये एक रीज़न था, ज़मींदारों के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के पीछे एक रीज़न था कि 1790s में जब ये लगाया गया, उसी दशक में जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। इसके अलावा भी और रीज़न्स थे। हू अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वाज़ फ्रॉम पोर्चुगल? डोमिंगो पेस पोर्चुगल से है, तो ये हो गया सही जवाब। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एंटोनियो मोंसेरेट इज़ फ्रॉम स्पेन, पीटर मंडी इंग्लैंड से है और फ्रांसिस बर्नियर वाज़ फ्रॉम फ्रांस, तो ये जो है वो फ्रांस के हो जाएँगे। Next question, who among the following in the Constituent Assembly proposed horizontal tricolor national flag of saffron, white and green in equal proportion? किसने हमारा देश का झंडा प्रपोज किया था जिसमें तीन रंग थे, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, और बीच में एक हमारा जो है चक्र था, और ये तीनों रंग ही इक्वल प्रोपोर्शन में थे। ये नेहरू साहब ने किया था। जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं उसी दिन उन्होंने फ्लैग भी प्रपोज किया था, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल का जिक्र है, 3-4 हिंट आपको दिए गए, आपको पकड़ना है कि कौन है भाई साहब ये। ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1794 टू 1815। बहुत सारे लोग ना फ्रांसिस बर्नियर और बुकैनन में कंफ्यूज होते हैं। पेशे से दोनों फिजिशियन हैं, हालांकि बुकैनन सर्जरी भी करता था, लेकिन बुकैनन ब्रिटिश है और बर्नियर फ्रेंच है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, दोनों के टाइम पीरियड में बहुत फ़र्क है, 200 सालों का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 150 सालों का तो है। ही सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विस, ही सर्व्ड एज सर्जन टू द वेलीजली, ही ऑर्गेनाइज्ड कैलकाटा अलीपुर जू। ये है फ्रांसिस बुकैनन।
बुकैनन ने बाद में हैमिल्टन टाइटल भी अपना लिया था, तो अगर फ्रांसिस हैमिल्टन लिखा जाता है तो भी आप फ्रांसिस बुकैनन ही समझेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बुकैनन के अकाउंट से हमें उस ज़माने के बंगाल के बारे में या संथालों के पहाड़ियाज के अकाउंट से उनके उनके डिटेल्स काफ़ी मिलते हैं इनकी किताबों में, इनके डॉक्यूमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे डिफरेंट किंगडम्स है और उनका कोर रीजन बताया गया। चोलाज इन तमिलनाडु, बिल्कुल चोला तमिलनाडु में ही थे। होयसाला इन वारंगल, बिल्कुल ही होयसाला जो है ना वो वहीं पे थे जहाँ पे विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है, तो देवर इन कर्नाटक। तो ये गलत हो जाएगा। देखो पहला सही है, पहला सही है तो पहला तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, यानी कि डी हमारा कट गया क्योंकि इसमें तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। और दूसरा चूंकि गलत है तो दूसरा जिस भी ऑप्शन में, ये तो ऑलरेडी कट गया, तो दूसरा जिस भी ऑप्शन में उसे हमें हटा देना है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन सी ओनली। हालाँकि अगर मिला भी लें तो दक्कन के सुल्तान थे, वाक़ई में थे दिक्कत सुल्तनत। उसके बाद गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा वाक़ई में थे, तो 1, 3, 4 ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। ऑन दैट बेसिस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपके सामने एक तस्वीर है, आई थिंक ये ब्लरी होगी बट यहाँ पे आप अगर देखें तो बड़ा-सा गोपुरम है और जब आप इतना बड़ा गोपुरम देखें तो सीधे समझ जाइएगा, अगर उसके सामने भी एक छोटा-सा गोपुरम है और उसके इस तरफ भी अगर एक गोपुरम है, यहाँ पे गोपुरम है, ये छोटा-सा बीच में मंदिर की गेट है। तो ये कुछ और नहीं विरूपाक्ष मंदिर, दैट इज़ द विरूपाक्ष टेम्पल। इसको आप तंजावुर का बृहदीश्वर टेम्पल ना माने क्योंकि वहाँ पे जो गोपुरम है वो इससे बहुत छोटा है, विरूपाक्ष टेम्पल से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कृष्णदेवराय इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट आपको पिकअप करना है। ही बिलोंग टू तुलुव डायनेस्टी, ये तो सही है। हिज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, ये भी सही है। ही फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप कॉल्ड कृष्णापुरम, एक टाउनशिप इन्होंने विजयनगर के बगल में बनाई ज़रूर थी बट उसका नाम नागलापुरम था, कृष्णापुरम नहीं था, तो ये गलत है। एंड गलत ऑप्शन ही हमें चुनना था, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी ऑप्शन डी सही है। अमुक्तमल्यड़ नाम की किताब उन्होंने लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी वो आप नीचे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर कंसिडर्ड एज जिनसे कामिल इन द मुगल एम्पायर, जिनसे कामिल मतलब कमर्शियल क्रॉप्स। ये भी फूड क्रॉप है, ये भी फूड क्रॉप है और ये भी फूड क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप केवल ये दोनों चीज़ें हैं जिनको आप बाजार में बेचते हैं दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन, शुगर केन। कॉटन से टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है, शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति एंड सेलेक्ट द करेक्ट ones। शुरुआत के जो भक्ति ट्रेडिशंस है उनके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट है, यू हैव टू पिक अप द राइट वन। हिस्टोरियंस ड्रॉन हेजियोग्राफीज ऑफ सेंस टू फॉर नोइंग द ट्रेडिशंस, हेजियोग्राफी का मतलब होता है संतों की बायोग्राफी, उनका जीवन काल का वर्णन। तो उनसे यकीनन इन ट्रेडिशंस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। मेनी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू ग्रेट एंड लिटिल सांस्कृतिक पुरानी ट्रेडिशन, ये भी सही है। इन दोनों के इंटरैक्शन से बहुत सारे नए ट्रेडिशंस इमर्ज हुए थे, बहुत सारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस इमर्ज हुए थे, तो पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा इकट्ठे जहाँ भी है वो हमें पकड़ लेना है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशन वॉज क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, सगुन एंड निर्गुण, बिल्कुल। कुछ लोग थे जो सगुन भक्ति के उपासक थे, कुछ लोग थे जो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। 1, 2, 3 सही है। ऑब्वियसली चार चारों के चार वाला तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं ना, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चौथा वैसे भी गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है गॉड वाज वर्शिप्ड विद एट्रीब्यूट्स इन द निर्गुण भक्ति। यहाँ पे सगुण भक्ति के स्कोप को ही हटा रहा है। तो सगुण भक्ति वाकई में फॉलो होती थी, जैसे आप अलवर और नैनारो की बात करेंगे तो वो तो सगुण भक्ति के प्रीचर थे और उसको उसके उपासक थे। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अफनासी निकेतन बिलोंग टू, ही वाज फ्रॉम रशिया। नाम से ही पता चलता है निकितिन पुतिन, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बुद्धा वाज बोर्न इन सांची, बिल्कुल नहीं। लुम्बिनी में इनको इनलाइटनमेंट मिलती है, बिल्कुल नहीं। बोध गया में फिर क्या मिला था। बुद्धा डिलीवर्ड इज फर्स्ट sermon इन बोध गया, बिल्कुल नहीं, सारनाथ में किया था इन्होंने। और परिनिर्वाण इनको कुशीनगर में मिला है, ये सही है। तो परिनिर्वाण इन कुशीनगर, इनलाइटनमेंट इन बोध गया, बर्थ प्लेस लुम्बिनी और सांची में इन्होंने कोई ऐसा खास बुद्धा के लाइफ से जुड़ा इवेंट तो सांची में नहीं हुआ था। फिर आप कहेंगे कि सांची में फिर अशोका ने स्तूप क्यों बनवाया, क्योंकि सांची ना बीच में पड़ता था ट्रेड रूट के, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते थे, तो अशोका ने सोचा कि हमें ऐसे टाउन्स में, ऐसे शहरों में भी स्तूप बनवाने जाने चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जिससे कि बुद्धिज्म प्रमोट हो पाए। यहाँ पे यू हैव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन, 4 डिफरेंट डायनेस्टीज़ दी हुई है। मैंने पिछले सवाल में आपको डायनेस्टीज़ नहीं बताई थी, अभी मैं आपको बता दूँगा। नंदा, शुंगास, मौर्य, गुप्ता। देखो मैंने आपको कहा था कि मौर्यन सबसे पहले, बट मौर्यन से भी पहले नंदा हैं क्योंकि नंदा अम्पायर तब एग्ज़िस्ट करता था जब मगध महाजनपद था, जब अम्पायर नहीं बना था। तो नंदा और मौर्यंस, नंदा के बाद मौर्यंस आएँगे, तो 1 के बाद 3 आना है किसी भी सिचुएशन में, और 1 के बाद 3 केवल और केवल ऑप्शन सी में है। अगर मैं आपको सीक्वेंस अरेंज करके दूँ तो सबसे पहले नंद आएँगे इन सब में से, उसके पहले के एम्पायर्स का ज़िक्र नहीं है आपके एनसीईआरटी में, उसके बाद मौर्यंस आएँगे। मौर्यंस के जाने के बाद सातवाहन डेवलप होते दक्खन में,
और साउथ में चोलास पांड्यास डेवलप होते हैं सेम टाइम पीरियड पे, ठीक है, और चेरास, ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि इन सब की शुरुआत तो मौर्यन एम्पायर के पहले हो गई थी, लेकिन मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन करने के बाद पावरफुल हो गया, और मौर्यन एम्पायर को सीधे सक्सीड करता है शुंग एम्पायर इन द मगध। तो दक्कन में सातवाहन है, शुंग हो गया ईस्ट में मगध में, और चोला पांड्या चेरा साउथ में, ये सब कॉन्टेम्प्रोरी है। इसके ठीक बाद शका एम्पायर वाले आएंगे और कण्व एम्पायर वाले आएंगे। कण्व भी शुंग को रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। शकों के बाद कुषाण आते हैं, और कुषाणों के बाद आते हैं आपके, फॉरगिव मी फॉर द हैंडराइटिंग, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी। कुषाणों के बाद आते हैं गुप्ता एम्पायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हर्षवर्धन आएंगे। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे उसमें हर्षवर्धन का जिक्र है। हर्षवर्धन के साथ ही चालुक्य भी आते हैं, कॉन्टेम्प्रोरी है। एक बहुत फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड चालुक्य रूलर। तो दैट इज द सीक्वेंस, आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। तो दैट इज द राइट सीक्वेंस 1 3 2 4। अगला सवाल, एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दूसरी तरफ उनका कंट्रीब्यूशन है। एस एन रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इससे आप मिला दीजिए ए से 3 केवल और केवल ऑप्शन ए में है। देखो मैं केवल एक मिलाता हूँ और फिर उसके बेसिस पे एलिमिनेट हो जाता हूँ। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप केवल पहला मिलाओ, बी सी डी रैंडम मिला के कुछ नहीं होगा, पहला मिलाओ और मिलाते ही एलिमिनेट कर दो, खत्म कहानी। 99% केसेस में तो बोर्ड के पीवाईक्यूज में ये सॉर्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर? ये किताब पाणिनि की थी, उन्होंने लिखा था इसे। इसके अलावा पतंजलि भी ग्रामर के काफ़ी बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट, द बुक सिपा Abdi was important book on the military and civil administration of Mughals. Reason, book includes short biographical sketches of imperial officers like Mansabdar and poets. दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सिपा Abdi में मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ब्यौरा है। रीज़न भी सही बताता है कि इस किताब में आपको इंपीरियल ऑफिशियल्स, मनसबदार, पोएट्स वगैरह इनके अकाउंट्स मिलते हैं जो दरबार में लोग थे। और चूंकि इतने डिटेल में चीज़ें बताएगी, इस वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा ब्यौरा मिल पाता है। So reason statement is providing the base for assertion statement, and on that basis, option A is the right answer, correct answer. Next, which one of the following reasons was called as the nursery of Bengal army by British during 1850s? अवध, obviously अवध ही नर्सरी थी, क्योंकि बंगाल आर्मी में बहुत सारे लोग जो है वो अवध और ईस्ट यूपी से रहा करते थे। तो अवध विल बी द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रीबिल्ट सुदर्शन लेक? जवाब दो कमेंट सेक्शन में। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से बच्चे जो है वो जवाब दे रहे होंगे, कमेंट्स आ रहे होंगे अभी भी। रुद्रदमन ने इसको रिबिल्ड करवाया था, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हालांकि बाद में जो है स्कंदगुप्त भी रिपेयर करवाते, बट उसका उनका नाम जो है आपके सोर्स में है नहीं, तो रुद्रदमन विल बी द राइट आंसर। ओरिजिनली किस अंपायर के ज़माने में बनाया गया था पहली बार सुदर्शन लेक? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस सातवाहनाज रूल्ड ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी बीसी टू सेकंड सेंचुरी सी? किस रीजन में रूल करते थे? देखो दक्कन तो इनका को रीजन था, नॉर्थ इंडिया में नहीं आ पाते हैं, ईस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो और ये तो वैसे भी चला गया, तो वेस्ट और दक्कन में, क्योंकि तेलंगाना का रीजन है और महाराष्ट्र का रीजन है, तो टेक्निकली वी कैन से वेस्टर्न और डेक्कन इंडिया। तो ऑप्शन बी विल बी द मोर सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पे एक तरफ कॉलम में लीडर है, दूसरी तरफ उनका रोल है इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगेन यहाँ पे मैं वही पैटर्न अपनाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू वर्कड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो सी का आ गया 4, सी का फोर आई थिंक। इसमें ऑप्शन तो आगे दिया नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं मिला के। सी अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो डी आंसर होगा। ए और बी में तो सी का 4 नहीं है, तो ए और बी हो गया एलिमिनेट। बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो बी का 3 भी आ गया। चलो बी का 3 भी है, आगे देखते हैं कंटिन्यू। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सो सी का 1 आ गया, सी का 1, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तो डी का 2 ही आना है। बी एन राव आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एक और नाम है एस एन मुखर्जी, ये एस एन रॉय नहीं है, एस एन मुखर्जी है। एस एन मुखर्जी आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जिनका काम था कि आप जो भी डिबेट्स वगैरह हो रहा है ना, उनको अरेंज करो, उनको एकदम सटीक इंट्रिकेट लीगल टर्म्स में लिखो, ताकि वो अकाट्य बन जाए, जिसको कहते हैं ना कि दैट विल बी इम्पीकेबल, काटा ही नहीं जा सके। तो 4 आई थिंक मैंने सही तो मिला ना, 4 ठीक है। बी आर अम्बेडकर 3, डी का आ गया 1 और आपका डी का 2 सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज असोसिएशन रीजन, गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड एजुटेशन अगेंस्ट द रॉल अटैक। रीजन, ब्रिटिश ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने रॉल अटैक के अगेंस्ट लोगों को बुलाया था प्रोटेस्ट करने को, और रीज़न ये है कि इस एक्ट के तहत अंग्रेज इंग्लिश अथॉरिटी को ये पावर मिल गई थी कि आप लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये प्रोविजन भी था कि प्रेस को अब सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा, बिना सेंसरशिप के कोई भी खबर पब्लिश नहीं हो पाएगी। तो
सही है, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next, identify the character of Mahabharata with the help of following information. Was the husband of Gandhari, became king of हस्तिनापुर। ये है आपके धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र, क्योंकि पांडु तो माता कुंती के पति थे। धृतराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 91, बीच में 90 मिस हो गया है, तो इसका मैंने खासा ध्यान रखा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं लास्ट लास्ट में। फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसकी क्रोनोलॉजी आप बनाइए। वाजिद अली शाह डिपोज्ड, समरी सेटलमेंट लगाया गया, म्यूटिनी स्टार्टेड इन मेरठ। म्यूटिनी तो 1857 में शुरू हुई है। वाजिद अली शाह 1856 में डिपोज किए गए, और उनके डिपोज करने के बाद 1856 में ही अवध में सबरी सेटलमेंट लगाया गया। सब्सिडरी अलायंस बहुत पहले आ गया था, 1801 में ही आ गया था, तो शुरुआत तो वन से ही होनी है। शुरुआत वन से ही होनी है, और शुरुआत अगर वन से होनी है तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट इज द राइट सीक्वेंस। अगर आप एक मिला लेते कहाँ से शुरू होना है तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एम्पायर एट दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? बताओ, वापस से रिपीट हो रहा। बहादुर शाह जफर थे, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये भी सवाल रिपीट हो रहा। फिफ्थ रिपोर्ट वॉज रिलेटेड टू जमींदारी सेटलमेंट, तो पहला का पहला होना चाहिए। पहला का पहला केवल ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर आप फ़ॉन्ट चेक करोगे ना दूसरा है। मैंने सिर्फ PYQ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है स्क्रीनशॉट लेके। तो अगर स्क्रीनशॉट में एक पेपर में दूसरा है ना, दूसरे में दूसरा आ रहा फॉन्ट, तो दैट इज द डिफरेंट PYQ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल मेंटोर बाय गांधी जी? गांधी जी अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ही वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ मॉडरेट, और थोड़े से पैसिफिक विचारधारा के आदमी थे। एक तरफ संत है, दूसरी तरफ उनके ट्रेडिशंस हैं। अंदाल को मिलाते हैं, अंदाल हमारी जो है वो अलवर संत थी। तो पहला का 3 किसमें है? पहला का 3 केवल और केवल ऑप्शन सी में है, खत्म कहानी। आगे अगर आप मिलाना चाहें तो वसावना इज फ्रॉम लिंगायत, या आप कह लें तो वीर शैव। करेकल अमियार नायनार हैं, तो 3 का 4 हो जाएगा, और बाबा फरीद वो जो सूफी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाजनपदा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने 2 ऑप्शन है, ये मेंटोर थे कौरव और पांडवों के। इन्होंने एकलव्य को अपना डिसिपल नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया उनको अपने डिसिपल के तौर पे, एंड ही इज द्रोणाचार्य। वशिष्ठ भी एक बहुत प्रोमिनेंट गुरु थे द्वापर युग के, इवन रामायण के भी, त्रेता युग के। लेकिन वशिष्ठ जो है वो इनके गुरु नहीं थे, कौरव और पांडव के। वशिष्ठ हालांकि इनके गुरु जरूर थे, भीष्म पितामह के। व्यास और संदीपनी ने कौरव और पांडवों को ऐसा मेंटोरशिप दी हो, ऐसा ब्यौरा तो नहीं मिलता, लेकिन इनका रोल काफ़ी बड़ा था, खास करके अगर हम वेद व्यास की बात करें। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा क्लू ये क्लैरिफाई कर देता है कि एकलव्य इनके पास से शिक्षा मांगने आया था, और इन्होंने डिफाई कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? तो आप इनमें से जो सही पेयर है वो आप चुनिए। कोई साल उड़ीसा के तो थे नहीं। सुल्तान वेयर नॉट फ्रॉम कर्नाटक, दक्कन के हैं वो। कर्नाटक में तो विजयनगरम पारा। गजपति वेयर फ्रॉम ओडिशा। चोला तमिलनाडु। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपके सामने एक तस्वीर है, आपको ये बताना है कि ये तस्वीर एक बोधिसत्व की है, ये किस स्कूल ऑफ आर्ट की है। आपके एनसीईआरटी में स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये तस्वीर गांधार की है, ये स्टैचू मथुरा का है। तो मथुरा का अगर है तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का होगा, और गांधार का है तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का होगा। मेजरली 2 स्कूल ऑफ आर्ट एंशिएंट इंडिया में बहुत पॉपुलर थे। अब इन दोनों के बीच कैसे डिफरेंशिएट करना वो मैं आपको बताऊंगा। इमेजिन करो कुशान का वो स्टैचू, अगर डेड सैंडस्टोन का कोई स्टैचू होगा तो उसको आप हमेशा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का मानेंगे, क्योंकि लाल पत्थर का इस्तेमाल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में होता है। दूसरी चीज़, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में दोनों में ये हैलो लगाया रहता था पीछे। लेकिन अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के हैलो को देखेंगे ना, तो उसे डेकोरेट किया रहता था। यहाँ पे काफ़ी प्लेन है, तो अगर प्लेन हैलो आप देखते हैं तो ये जो है ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में अगर आप देखेंगे तो उसको काफ़ी फिजिकल फीचर्स उसमें हाईलाइट किए जाते थे कि बड़ा रौबदार है, बहुत मस्कुलर है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाया जाता था, जैसे यहाँ पे योगी दिख रहे हैं, इन्होंने चोगा पहना हुआ है, तो दैट इज़ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। हैलो से आप डिफरेंशिएट कर लेना। इस चैप्टर में एक और तस्वीर है, शायद से गौतम बुद्धा की है या बोधिसत्व की है, वो मथुरा से मिली है। उसमें आप देखो हैलो, हालांकि वो टूटा हुआ है, बट उसमें हैलो में डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पे प्लेन हैलो है, तो ये थोड़ा-सा एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। थोड़ा-सा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। नाउ वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड उनके रोल और कंट्रीब्यूशन दूसरी तरफ है। बेनिंगम साहब से मिलाते हैं। फर्स्ट डीजी हैं एएसआई के, तो एएसआई की स्थापना इन्होंने की थी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ए का 2 अब किसमें है? ए का 2 केवल और केवल ऑप्शन ए में है। ये होता है एलिमिनेशन। अभी तक देखा
किसी भी केस में मुझे दूसरे मैच पे या दूसरे सीक्वेंस पे जाना पड़ा या दूसरे स्टेटमेंट पे जाना पड़ा, मैंने इसे एलिमिनेट किया। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर और बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। जयराम सैनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया था, जॉन मार्शल ने डिस्कवरी की, नई सिविलाइजेशन के अनाउंस किया बेसिकली। बाकी तो डिस्कवरी के पीछे और भी लोग लगे हुए थे। मॉर्टिमर व्हीलर मिलिट्री प्रिसिजन लेके आता है, स्ट्रैटिग्राफी को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाजनपदास आर करेक्ट? महाजनपदास वर मगध, कौशल, गांधार एंड अवंती ओनली। तो ये ओनली जो वर्ड लग जाता है ना, दैट इज एक्सट्रीम वर्ड, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी चीज़ है। जब आप ये यूज़ करते हैं प्रॉब्लम है। जब भी ओनली, नेवर इस टाइप के वर्ड्स एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गलत होता है, क्योंकि इसके अलावा भी महाजनपद थे। मोस्ट महाजनपदास वे रूल बाय किंग्स, ये सही है। अगर मैं ये कह देता कि ओनली किंग्स केवल राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। या ऑल महाजनपदास वे रूल बाय किंग्स, तो भी ये गलत हो जाता है। सम नोन एज गना और संघास वे ओलिगार्कीज, ये भी सही है। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, जिसको हमेशा फोर्टिफाई करते थे, अमूमन तो करते ही थे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों ही सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, लेकिन बफर के लिए मैं 2-3 और सवाल करवा दूंगा, क्योंकि बीच में शायद सीक्वेंस में एक दो मिस हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट? द स्क्रिप्ट वाज अल्फाबेटिकल, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट टू राइट से लिखा जाता था, बिल्कुल नहीं। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, ये सही है। द स्क्रिप्ट हैज अ फ्यू साइन और सिंबल, फ्यू साइन और सिंबल नहीं, बहुत ज्यादा थे, 300-400 के करीब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन डिस्कवर्ड? ये बनावली और चोलिस्तान में हुआ है, हमें टेराकोटा मॉडल जो प्लो का मिला है। सो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट वी हैव स्टेटमेंट assertion or reason. Buddhism grew rapidly both during the lifetime and after the death of Buddha. Reason ये कहता है कि many people were dissatisfied with existing religious practices and confused by the rapid social changes taking place around them. बुद्धिज्म बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान और उनके बाद भी ग्रो करता रहा, स्टेटमेंट तो सही है। रीज़न ये बता रहा है कि लोग असंतुष्ट थे उस ज़माने के रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, ठीक है, और उस ज़माने में जो चेंजेस हो रहे थे, तो इस वजह से लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विथ एवरीथिंग विच वर हैपनिंग राइट देयर। तो ये रीज़न जो है सेशन का एक बहुत बड़ा बेस है कि अगर लोग डिससेटिस्फाइड नहीं होते पुराने प्रैक्टिस से, पुराने ढर्रों से, तो कोई इसमें नहीं आता। नेक्स्ट वी हैव फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म, यू हैव टू पिक अप द राइट वन। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा, सही है। देयर इज अ नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, माना जाता है जैनिज्म में कि अगर आप वैराग अपना लेंगे, सांसारिक मोह को छोड़ देंगे, तो वो ज़रूरी है आपके इस कर्म की मुक्ति के लिए। वर्ल्डली एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अटेनिंग सल्वेशन, बिल्कुल नहीं। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, वर्ल्डली नहीं। वर्ल्डली एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने भाई साहब दुनियादारी में ही मन लगा लिया है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंड दिस विल बी द लास्ट। Throughout his extensive travels, Ibn Battuta was able to explore unfamiliar culture and society. Which of the following competencies did he most likely develop? अब यहाँ पे सोच के बताओ कि इब्न बतूता ने इतना ट्रैवल किया तो वो किन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। देखो साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की तो बात है नहीं, क्योंकि साइंस के ऊपर तो काम कर नहीं रहे थे, ये किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, ही वॉज ट्रैवलिंग, तो ये नहीं हो सकता। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी का तो पार्ट नहीं थे, बहुत सारे लोकल कल्चर का भी पार्ट बने, बाज़ारों में भी घूमे, तो ये भी मुझे सही नहीं लगता। लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, ही वाज़ नॉट लीडिंग एनी टीम, हालाँकि जुडिशियल लेवल पे काम तो करते हैं कुछ-कुछ जगहों पे, बट इनके पूरे लाइफ टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीरियड ही वाज़ सिंपल ट्रैवलर, नॉट जुडिशियल ऑफिसर एंड ऑल। तो ये भी गलत हो जाता है। कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़ एंड स्किल्स इनमें आगे होंगे। कैसे कल्चर के लोग सोचते हैं, कैसे दूसरे कल्चर के लोग सोचते हैं, क्या इन दोनों के बीच के डायनामिक्स हैं, ये बहुत अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट उस ज़माने में जितने भी कल्चर के लोग होंगे, उन सबसे मुलाकात की होगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सोच के बताना पड़ेगा। यही तो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सोच के आप बताओ। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली मेक इट। नाउ दैट वाज़ ऑल इन दिस चैप्टर। इसके अलावा भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि 100 और एमसीक्यूज़ लाऊँ। इफ यू वांट, अगेन कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट वाज़ ऑल इन द सेशन। आई होप यू हैव एन्जॉयड और आई होप कि आपने जवाब दिया होगा। ऐसा नहीं कि केवल पीडीएफ लेके भाग चुके होंगे। अगर आप पीडीएफ लेके भागेंगे भी तो पता कहाँ चलेगा कि मैंने लास्ट में आप सबके लिए लानत भेजी है। ऐसा मत करो। पीडीएफ लेके भागना हमारे व्यू टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वी आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। नाउ वी सुधांशु साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में ज़रूर लिखो कि टी20 सीरीज़ कैसे आपकी मदद कर रहा है। यू कैन ऑल्सो शेयर ऑन इंस्टाग्राम। वी विल रीशेयर दैट स्टोरी।
एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखो बिकॉज मौसम बदल रहा है, तो आपकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।